नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के संदर्भ में ही। इससे पहले वीडियो में हमने कांग्रेस के बारे में बातचीत की थी। आज हम मुख्य अधिवेशनों और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को संकलित करेंगे, समाहित करेंगे। सबसे पहले एक परिभाषा से मैं बात को स्टार्ट करता हूँ। लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो पढ़े लिखे जो वर्ग है उसका वार्षिक मेला है। इस पढ़े लिखे वर्ग के वार्षिक मेला कहे जाने का क्या अभिप्राय है? अर्थात एक मेले की तरह है, मनोरंजन का साधन है, जैसा कि तिलक ने कहा। तो लाला लाजपत राय सहित जो गरम दल के नेता हैं वो कांग्रेस की स्थापना से संतुष्ट नहीं है। हालांकि वो उसके सदस्य भी बनेंगे, लाला लाजपत राय विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता भी करेंगे, परंतु प्रारंभिक तौर पर उदारवादी कांग्रेस के संगठन को उचित नहीं मानते। उनको लगता है ये भिक्षावृत्ति है, ये याचना संस्था है। फिर भी ये एक ऐसा संगठन बना जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव स्थापित की, बनाई, और उसके आधार पर ही भारत को स्वतंत्रता का वो महत्वपूर्ण मुकाम मिल पाया। अब देखें कि कौन कौन से अधिवेशन कहाँ पर हुए, कौन सी महत्वपूर्ण बातें रही। तो सबसे पहले आपको बताएं कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो बेसिकली 1884 से संबंधित है, जहाँ पर इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से एक संगठन बना। ये बेसिक है, ये आधार है किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और इसी के आधार पर, इस संगठन के आधार पर ही 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन स्टार्ट हो गए। और आप लोग जानते हैं कि इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया, जो धन निष्कासन सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन बनी और इसके आधार पर पूना में अगले वर्ष अधिवेशन की प्लान की गई। और ये अधिवेशन कब डिसाइड था? दिसंबर में। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन संपादित हुआ, स्टार्ट हुआ बम्बई में। होना कहाँ था? पूना में, पर पूना में प्लेग फैल गया, इस वजह से बम्बई में हुआ। और इस अधिवेशन में, इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इसमें आपको एक टेक्निकल चीज़ याद रखनी है। जनरली ये हुआ है कांग्रेस के अधिवेशनों में कि जो लोग जहाँ के हैं, जहाँ के मूल निवासी हैं, तो वो अपने यहाँ पर जब अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे। जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी बंगाल से संबंधित हैं तो बम्बई में आपको अध्यक्षता करते मिल जाएंगे, परंतु बंगाल में अध्यक्षता करते हुए प्राय नहीं मिलेंगे। तो जहाँ पर अधिवेशन होता था वहाँ का व्यक्ति प्राय अध्यक्ष नहीं बनता था। सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ हुए? कलकत्ता में हुए, वो भी डिस्कस में होगा। और पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885। तो कांग्रेस की स्थापना भी 1885 ही स्वीकार की जाती है। यहाँ बम्बई में जो पहला अधिवेशन हुआ, इसमें 72 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से सबसे ज़्यादा 38 लोग बम्बई से ही थे। स्थानीय लोग ज़्यादा थे, बहुत डेफिनेट सी बात है। और 21 लोग मद्रास से और 3 लोग यहाँ पर बंगाल से। कुल मिलाकर ब्रिटिश भारत में 3 ही मुख्य प्रेसिडेंसीज थी। कौन कौन सी? बम्बई, मद्रास और बंगाल। तो यहाँ 38, 21 और 3, ये आपको आंकड़ा ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। बंगाल के लोग इतने कम क्यों हैं? क्योंकि आपको बताएं, कांग्रेस से पहले जितने भी संगठन बने थे उन संगठनों का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब हम समझें कि उन सभी संगठनों का एक संगठित सम्मेलन 1883 से स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और इसमें आनंद मोहन बोस की भी मुख्य भूमिका थी। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो स्टार्ट हुआ 1883 में, उसी का दूसरा अधिवेशन 1885 में हुआ। और कोइंसिडेंसली हम कहें कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 1885 में दिसंबर के अंत में क्रिसमस के सप्ताह में आयोजित किया गया। और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी उसी समय चल रहा था। तो ये लोग नहीं पहुँच पाए, नहीं आ पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे मुख्य व्यक्ति भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे।
तो ध्यान रखना है आपको। और इस पहले अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ, 9 प्रस्तावों को अनुमोदन किया गया। और इसमें मुख्य बात जो थी वो ये कि ICS जो परीक्षा है, बहुत सारे प्रस्तावों में से मुख्य बात ये थी कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है उसके लिए 23 वर्ष आयु किए जाने की बात की गई। आप लोगों ने सुना होगा कि 21 वर्ष किया गया, फिर लिटन ने उसको घटा दिया अधिकतम आयु को। तो यहाँ पर 23 वर्ष की डिमांड है कि 23 वर्ष को अधिकतम आयु ICS में कर दिया जाना चाहिए, और ये पहले अधिवेशन की मांग है। ठीक है, तो पहले अधिवेशन के बारे में हमने बात कर ली। कहाँ पर यह आयोजित हुआ, बम्बई में। और अगर कोई प्रॉपर जगह आपसे पूछता है तो ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, क्योंकि पहला है तो इस वजह से आपसे कहीं पूछ सकता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में इस पहले अधिवेशन का आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इसके बाद कौन कौन से अधिवेशन हुए और उनमें मुख्य बात क्या थी। तो सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक के तौर पर बताने की कोशिश करेंगे। आपको याद ये रखना है BKMI, और इससे आपको बहुत सारे आंकड़े, क्योंकि शुरू के 4 अधिवेशन में से प्रश्न हमसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम इस आंकड़े को यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश करेंगे। देखिए, के का मतलब दूसरा अधिवेशन कहाँ होगा, कलकत्ता में। और कलकत्ता में फेमस हैं दादा सौरभ गांगुली, तो आपको दादा याद रखना है। और यहाँ पर अध्यक्षता कौन करेंगे, दादा भाई नौरोजी। इस तरह से याद रखना है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करेंगे कलकत्ता में। और प्रथम पारसी अध्यक्ष यदि आपसे पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी हैं। और इस अधिवेशन में कुल मिला के 496 लोगों की उपस्थिति स्वीकार की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हमने की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, अब उसी तरह की बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित होती थी, कलकत्ता में, और अब अधिवेशन कहाँ हो रहा है, कलकत्ता में। तो इस वजह से वो वहीं पर जब अधिवेशन होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज होगी। प्रश्न पूछा जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब कर दिया गया, तो कब कर दिया गया, 1886 में। बिल्कुल सीधा सा है, हर वर्ष एक अधिवेशन होना है। 1930 तक लगातार, 1929 तक लगातार जो अधिवेशन हुए हैं वो दिसंबर के महीने में हुए हैं। बिल्कुल स्पष्ट रखें आप इस बात को। और मैंने आपको बताया 496 सदस्य यहाँ पर शामिल हुए हैं। और इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो ये थी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया जाए। मुख्य मांग जो थी, पृथकता की बात है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सेपरेट कर दिया जाए। तो ये दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया। तीसरा अधिवेशन, M का मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मद्रास में आयोजित हुआ। और मद्रास में जो अध्यक्ष हैं वो हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। और आपको ये M फैक्टर यहाँ से याद रखना है, BKMI, के का मतलब कलकत्ता, M का मतलब मद्रास, और फर्स्ट मोमडन अध्यक्ष, M से आपको ये भी याद रखना है, फर्स्ट मोमडन अध्यक्ष कौन होंगे, तो बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो ये तीसरा अधिवेशन जो है ये मद्रास में संपादित हुआ। और इसके अंदर मुख्य बात ये है कि जब ये मद्रास में होगा तो यहाँ पर पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिए गए। किस भाषा में, तमिल भाषा का उपयोग जो यहाँ पर किया गया। ये प्रश्न कहीं बन जाता है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि मद्रास है तो तमिल का प्रयोग तो होगा ही। ठीक है, और BKMI जब मैं बार बार बोल रहा हूँ तो I का मतलब आपको यहाँ पर इलाहाबाद बनाना है। हालांकि इलाहाबाद होता है और आजकल तो प्रयागराज है, तो इलाहाबाद आपको याद रखना है। चौथा अधिवेशन, और जॉर्ज यूले यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, जॉर्ज यूले। और इसको भी आप कट लगाते हुए ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे, I से इंग्लिश पर्सन, अर्थात पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूले थे। और कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, इस चौथे अधिवेशन में मुख्य बातचीत क्या रही, वो ये कि पहली बार हिंदी भाषा में भाषण दिए गए, हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ। और हिंदी भाषा का प्रयोग, ये देख लीजिए आप, बम्बई में होगा तो शायद मराठी का उपयोग होगा, कलकत्ता में है
तो यहाँ पर आपको पता है बंगाली ज़्यादा यूज़ हो सकती है। मद्रास में था तो तमिल इस्तेमाल हो गई होगी, और जब आप इलाहाबाद में उत्तर भारत में चले आएंगे तो निश्चित रूप से हिंदी का प्रयोग होगा। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि लाला लाजपत राय भी यहाँ पर पहली बार अधिवेशन में शामिल हुए और इन्होंने भी अपना उद्बोधन दिया। ठीक है, तो 4 अधिवेशन मुझे लगता है पहले राउंड में आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। BKMI, और आपको प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यदि पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से इसका उत्तर बता देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ और अधिवेशनों की बात को जारी रखते हैं। अब आपको BKMI याद हो गया होगा, और जब आपको BKMI याद हो गया तो आपको एक बार और इसी तरह का एक टोन बोलना है, और वो है BKNI। 7, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 8 तक हमको रेगुलर याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस तरह से आगे बढ़ा के पूछ लेता है। और मैंने आपको इसका क्लू बता दिया है, BKNI, और बहुत सिंपल सा है। B का मतलब वही बम्बई, K का मतलब कलकत्ता कोलकाता, N का मतलब नागपुर, और I का मतलब इलाहाबाद। देखिए मैं यहाँ पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फैक्चुअल बहुत समस्या नहीं हो, रटना नहीं पड़े, और रटना भी पड़े तो इस तरह से कि आपको कम से कम एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो क्लियर हो जाए। BKMI, फिर उसके बाद BKNI। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। और इन 4 अधिवेशनों के भी अध्यक्ष हम देख लेते हैं, और इससे संबंधित मुख्य बात कुछ होगी तो वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 5वां जो अधिवेशन हुआ वो यहाँ पर अध्यक्ष थे वेडरबर्न। आपको बता दें ये ऐसे अंग्रेज हैं जो 2 बार अध्यक्ष रहे। प्रश्न पूछा जाता है कौन से अंग्रेज 2 बार अध्यक्ष बने, तो वेडरबर्न जो थे वो 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। फेमस है ये क्वेश्चन। और इसके अलावा पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया। प्रश्न पूछा जाएगा महिलाओं ने पहली बार भाग कब लिया। सन आपको पता है 85, 86, 87, 88, तो ये हो गया 1889। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए। 1889 के 5वें अधिवेशन में बम्बई में वेडरबर्न ने अध्यक्षता की और महिलाओं ने पहली बार कांग्रेस की इस प्रक्रिया में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है, अब फिर लौट आते हैं कहाँ पर, कलकत्ता में। और कलकत्ता में संपादित हुआ 6ठा अधिवेशन, और इस 6ठे अधिवेशन की अध्यक्षता की फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता। तो आपको कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व ऐसा है जो कांग्रेस के उदारवादी सदस्यों में नहीं है, कौन सा उदारवादी नहीं था, कौन सा उग्रवादी था। तो यहाँ मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो रहा है। जब आप नाम शुरू के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये सारे के सारे लोग जो हैं ये उदारवादी विचारधारा से संबंधित हैं, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हों, व्योमेश चंद्र बनर्जी हों, फिरोज शाह मेहता हों, गोपाल कृष्ण गोखले हों। ये सब लोग उदारवादी विचारधारा से कहीं ना कहीं संबद्ध रहे हैं। तो 6ठा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की। और यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि जब महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया तो भारत की प्रथम स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने यहाँ पर संबोधित किया है। कादम्बिनी गांगुली ने यहाँ पर संबोधित किया है। और आपको बिल्कुल ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लूज़ अपने आप चलते जाएंगे। कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में हुआ। और सौरभ गांगुली भी कहाँ के, यहीं के। तो कादम्बिनी गांगुली भी कहाँ की होंगी, यहीं की होंगी। और वहीं जब अधिवेशन होगा तो उन्होंने पहली बार अपना स्पीच दिया। तो भारत की प्रथम महिला स्नातक जो हैं कादम्बिनी गांगुली, उन्होंने यहाँ पर अपना स्पीच दिया है। और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नागपुर में 7वें अधिवेशन की तरफ। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आएगा और पी आनंद चार्लू आपको अध्यक्षता करते हुए दिखाई देंगे। पी आनंद चार्लू, आपको बता दें इन्हें कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष स्वीकार किया जाता है। इससे पहले जितने भी अध्यक्ष हुए वो कहीं ना कहीं, जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था,
तो उन्हें प्रथम हिंदू नहीं माना जाता। 2, 3, 4 हिंदू थे ही नहीं। यहाँ वेडरबर्न अंग्रेज हैं, फिर इसके बाद फिरोज शाह मेहता। तो हिंदू यहाँ पर पी आनंद चारलू, इस अधिवेशन में पी आनंद चारलू जो अध्यक्षता कर रहे हैं, इन्हें प्रथम हिंदू अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया गया। कांग्रेस के अंदर क्या जोड़ दिया गया? अब तक आप इसको क्या कह रहे थे? कांग्रेस कह रहे थे, परंतु अब क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। तो यहाँ पर इसका नामकरण संपादित हुआ और इसमें राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ से बनेंगे। कौन से अधिवेशन से? तो 7वें अधिवेशन से। और कहाँ पर हुआ ये हुआ नागपुर में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक और 8वें अधिवेशन की, और यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपको इसी तरह से कम 8 को ये रेगुलर आपको याद रखना ही होगा। उसके बाद तो जो इम्पोर्टेंट है केवल हम उनकी बातचीत कर लेंगे। ठीक है, तो BKMI BKNI पहले अध्यक्ष कौन थे? हम आपको बता दिया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे के दादा भाई नौरोजी, तीसरे के बदरुद्दीन तैयब जी, फिर जॉर्ज यूले, फिर उसके बाद वेडरबर्न, फिर फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चारलू और व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं कांग्रेस के अन्य अधिवेशन जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिवेशन आएगा वो होगा 9वां अधिवेशन। और 9वां अधिवेशन इसलिए, केवल आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, दादा भाई नौरोजी ने लाहौर में अध्यक्षता की है। और आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी जो हैं वो ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो प्रारंभिक 21 वर्षों में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता के बारे में आपको बता दें, यहाँ पर कुछ बातें बीच में कर लेंगे तो आपको अधिवेशन बाद में सरल लगेंगे। 3 बार अध्यक्षता 2 लोगों ने की है। किसने की है? तो दादा भाई नौरोजी ने की है। और दादा भाई नौरोजी ने कहाँ कहाँ अध्यक्षता की? तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो दूसरे अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कब? 1886 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। उसके बाद 1893 में। कहाँ पर? लाहौर में। और फिर 1906 में। ये कहाँ पर? कलकत्ता में। तो भैया रोडवेज की बस की तरह याद रखना है आपको। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता को 21 साल, प्रारंभिक 21 साल में, अर्थात कुल 22 अधिवेशनों में से इन्होंने 3 की अध्यक्षता की। प्रारंभिक ऐसा व्यक्ति जिसने 3 बार अध्यक्षता की तो दादा भाई नौरोजी। और रोडवेज की बस की तरह आपको याद रखना है कलकत्ता लाहौर कलकत्ता, ऐसे लिखा हुआ होता, दिल्ली अजमेर दिल्ली, दिल्ली कलकत्ता दिल्ली, तो आपको याद रखना है कलकत्ता लाहौर कलकत्ता। ठीक है, और मैं यहीं डिस्कस कंप्लीट कर लेता हूँ। एक और ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की, और वो थे, पहले व्यक्ति तो दादा भाई नौरोजी और दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने 3 अधिवेशनों की जो अध्यक्षता की वो 1929 का बड़ा फेमस था। कहाँ पर? लाहौर में। फिर उसके बाद 1936 का लखनऊ में। और 1937 का, हालांकि इसको 1936-37 कहना ज़्यादा ठीक रहता है, ये इन्होंने अध्यक्षता की थी फैजपुर में। जो स्वर्ण जयंती अधिवेशन था वो फैजपुर में हुआ 50वां, और इसकी अध्यक्षता भी की जवाहरलाल नेहरू ने। और आपको यहाँ से जवाहरलाल याद रखना है, ला से लाहौर, ले से लखनऊ, और फैजपुर तो मुझे लगता है आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो कांग्रेस में सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता का श्रेय इन दोनों को दिया जाता है, दादा भाई नौरोजी को और जवाहरलाल नेहरू को। यही बात प्रश्न आ जाए कि सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना आज़ाद। सबसे ज़्यादा आयु के आ जाएं तो दादा। अधिक आयु के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? वो दादा थे, नाम से पता लग रहा है दादा हैं तो बड़े। तो दादा भाई नौरोजी सबसे ज़्यादा उम्र के थे जिन्होंने अध्यक्षता की 1906 में। तो और उसके अलावा सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष, सबसे अधिक समय तक, स्वतंत्रता से पूर्व सबसे अधिक समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की?
या अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो इसका आंसर भी आपका होगा मौलाना आज़ाद। और सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ पर हुए, तो कलकत्ता में। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियाँ आपको बीच में समेट लेनी है। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और अधिवेशनों की बातचीत हम कर लेते हैं। चलिए, क्लास को रोचक तरीके से आपको पढ़ना है। आपको कांग्रेस के अधिवेशन यहाँ पढ़ने के बाद दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे क्लूज़ के साथ आपको याद कराया जा रहा है जिसमें आपको परेशानी नहीं होगी। चलते हैं कांग्रेस के एक और अधिवेशन की तरफ। 1896 की तरफ कूच कर रहा हूँ मैं, और 1896 में जो अधिवेशन हुआ ये हुआ कलकत्ता में। अब फेमस अधिवेशन देख लेते हैं हम। कलकत्ता में इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, फेमस। और इसमें मुख्य बातें क्या हुई वो आपको ध्यान रखना है। एक तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया, वंदे मातरम पहली बार गाया गया। तो आप इसमें बताइए कि वंदे मातरम किसने लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहाँ के रहने वाले हैं, कलकत्ता के। ठीक है, और जब आप कलकत्ता के रहने वाले हैं तो गाएंगे कहाँ पर, तो कलकत्ता में। उसी तरह से कि कादम्बिनी गांगुली कहाँ की हैं, कलकत्ता की। भाषण कहाँ देंगी, तो कलकत्ता में। ठीक है, तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया कहाँ पर, कलकत्ता में। और किस अधिवेशन में, तो 1896 वाले अधिवेशन में। काउंटिंग आप कर लेंगे, 85, 86, 87, 88 आप गिन लेंगे। कौन सा अधिवेशन है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। 1907 तक रेगुलर आपको याद रखने हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। 1907 में जो 23वां हुआ वहाँ तक कोई ब्रेक नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, वंदे मातरम गाया गया और इसके अलावा धन निष्कासन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। बहुत फेमस है दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन सिद्धांत, जबकि वो ये कहते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो भारतीयों को रिवर्स में कुछ दिए बिना ही लगातार भारत का शोषण किए जा रहे हैं, और धन जो है यहाँ से ले जाकर इंग्लैंड में पहुँचा रहे हैं। तो ये धन निष्कासन का जो प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसके समर्थक मैं आपको यही डिस्कस कर लूँ, दादा भाई नौरोजी हैं, उसके बाद गोविंद रानाडे हैं और रमेश चंद्र दत्त। ये तीनों ही व्यक्ति फेमस रहे हैं धन निष्कासन सिद्धांत को देने के लिए। और इसमें सबसे मुख्य भूमिका, सबसे आरंभिक भूमिका किसकी है, दादा भाई नौरोजी की। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक रही इससे संबंधित। और यहाँ 1896 में पहली बार इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। बहुत फेमस है। ठीक है, तो 1896 का ये अधिवेशन अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 1896 के बाद हम जंप कर जाते हैं और 1905 के एक अधिवेशन को देखते हैं। और 1905 का जो अधिवेशन है ये 21वां अधिवेशन होगा। आप कैलकुलेट करेंगे 1885 से स्टार्ट करके, तो ये अध्यक्षता हुई बनारस में हुआ और इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और नरम दल की नीतियों के बड़े समर्थक थे। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट अधिवेशन 1906 का। ये भी कहाँ हुआ, कलकत्ता में। हम आपको बता चुके हैं अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में बहुत कुछ घटित हुआ। बहुत कुछ घटित होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की आहट आपको देखने को मिल जाएगी। हम लोग जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन करजन ने घोषित कर दिया, शोक दिवस मना दिया गया। उसको बहुत सारा डिटेल हम लोग करने वाले हैं। परंतु उसके बाद जो कांग्रेस की पॉलिसीज़ हैं या कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो उनके अधिवेशनों में मुखर होकर आई। यहाँ पर गरम दल वालों की भी भूमिकाएं आपको देखने को मिलेंगी। तिलक की प्लानिंग भी आपको यहाँ पर कहीं प्रतिबिंबित होती दिखाई देगी। परंतु आपको बताएं, इन लोगों ने, जहाँ तक उदारवादियों का प्रश्न है, कांग्रेस में मुख्य अध्यक्षता से गरम दल वालों को दूर रखने की कोशिश की और उसका एक प्रयास यहाँ पर भी दिखाई देता है। तिलक अध्यक्ष बन सकते थे परंतु उनको नहीं बनने दिया गया। लाला लाजपत राय बन सकते थे, उनको भी नहीं बनने दिया गया। और ऐसा नाम रख दिया गया जिन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा, जिन पर सब सहमत हो जाएंगे। तो दादा भाई नौरोजी एक बार फिर आपको अध्यक्ष की भूमिका में यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ जो बहुत मुख्य मुद्दा आपको देखने को मिलेगा, देखिए 1905 वाले में तो बंग का निंदा हो जाएगी, तो इसमें तो कोई प्रश्न बनना नहीं चाहिए। फिर भी आप समझ लेंगे कि बंगाल के विभाजन की निंदा कौन से अधिवेशन में होगी, तो यहाँ पर होगी
पर 1906 के अधिवेशन में आपको बताएं स्वदेशी के जो प्रस्ताव है वो पारित किए जाएंगे और इसी के साथ कहीं ना कहीं उस रणनीति को तैयार किया जाएगा जिसके आधार पर स्वदेशी का ये आंदोलन चलेगा। स्वदेशी आंदोलन हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से विदेशी कपड़े के इस्तेमाल को रोक दिया गया और नौकरियों का परित्याग किया गया, और जिस तरह से हम लोग असहयोग आंदोलन में पढ़ते हैं उसी तरह की सारी गतिविधियां आरंभिक तौर पर स्वदेशी आंदोलन में हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ स्वदेशी आंदोलन से संबंधित मुख्य बातचीत आपको देखने को मिलेगी और उसके अलावा स्वराज्य को लक्ष्य घोषित कर दिया गया। स्वराज्य को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया स्वराज्य, वो किस अधिवेशन में किया गया, तो वो 1906 के अधिवेशन में किया गया। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा कि स्वराज्य को मुख्य भूमिका में। और इसके अलावा आपको बताए भारतीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना, बहिष्कार, हड़ताल, इस तरह की जो गतिविधियां आपको देखने को मिलती हैं, स्वदेशी की अवधारणा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको 1906 के अधिवेशन से ही स्टार्ट दिखाई देंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक और अधिवेशन को, और वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रहता है 1907 का। एग्ज़ाम में आमतौर पर पूछा जाता है कौन सा अधिवेशन है ये, तो ये 23वां अधिवेशन है। आप सीधा 1885 से गिनते हुए आएंगे तो ये 23वां अधिवेशन होगा और ये हुआ सूरत में। सूरत के इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष ने की। किसने की? रास बिहारी घोष ने। आपको बता दें रास बिहारी घोष को यहाँ भी अध्यक्ष बनाने की कोशिश की गई थी 1906 में भी, परंतु वो पासा उनको ऐसा लगता था उल्टा नहीं पड़ जाए, तब दादा भाई नौरोजी का नाम लिया गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको बहुत याद रखना है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आपको डिस्कस कर दें। देखिए, जो सूरत अधिवेशन है ये एग्जैक्टली होना था नागपुर में, और नागपुर कहाँ है? तो नागपुर की जो स्थिति है, उस नागपुर की जो लोकेशन है उस समय मध्य प्रांत में है, और जब मध्य प्रांत में ये होता तो निश्चित रूप से वहाँ पर तिलक की अध्यक्षता की दावेदारी बहुत तगड़ी थी। वहाँ पर लग रहा था कि भैया तिलक को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अब तिलक अध्यक्ष बन जाएंगे, उदारवादियों को पछता नहीं था, उनको लगता था सारी गतिविधियां ही पलट के आ जाएंगी और तिलक की आक्रामकता उनको कहीं असहनीय थी। इस वजह से फिरोज शाह मेहता ने एक अटेम्प्ट करते हुए नागपुर की जगह ये अधिवेशन सूरत में कराया। ठीक है, ये मुख्य बातचीत थी कि नागपुर की जगह ये सूरत में कराया गया, और वहाँ जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होते ही गरम दल और नरम दल के सदस्यों में आपसी मतभेद हो गए और मतभेद एक लड़ाई में बदल गए, और यहाँ पर कांग्रेस का प्रथम विभाजन देखने को मिलता है। और प्रथम विभाजन जो देखने को मिलता है, आपको याद ऐसे रखना है कि ये कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ। 1907 में इनका साथ छूट गया और कह दिया एक दूसरे की सूरत कभी नहीं देखेंगे। ठीक है, एक दूसरे की सूरत नहीं देखेंगे, ये कहाँ कहा? तो सूरत अधिवेशन में साथ छूट गया तो 1907 में, और रास बिहारी घोष यहाँ पर अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन की जो पूर्ति हुई, एक बार फिर 23वां अधिवेशन 1908 में हुआ। यहाँ से आपको ध्यान रखना है 7 और 8 का जो अधिवेशन है वो 23वां ही है, और ये पूर्ति है किसकी? सूरत वाले अधिवेशन में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सके, कार्यवाही नहीं हो सकी, उसकी पूर्ति यहाँ पर की गई। और ये किया गया मद्रास में, और मद्रास में एक बार फिर अध्यक्ष के तौर पर आपको दिखाई देंगे रास बिहारी घोष। आपको याद रखना है रास बिहारी घोष अलग है, रास बिहारी बोस अलग है। ठीक है, वो हार्डिंग की हत्या के प्रयास में रास बिहारी बोस होंगे, सुभाष चंद्र बोस के साथ गतिविधियां करते हुए रास बिहारी बोस होंगे। ये रास बिहारी घोष हैं जिन्होंने 23वें अधिवेशन की दोनों जगह अध्यक्षता की है, सूरत में और उसके बाद मद्रास में। ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए पर्याप्त। जुड़े रहिए, देखते रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के वीडियोस को। बहुत सारा धन्यवाद।